Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS, and today we are going to discuss some of the very important current affairs from the Hindu newspaper. आइए शुरू करते हैं डिस्कशन. द वेरी फर्स्ट आर्टिकल इज हॉट लैम्प बर्न्स ब्राइट विंस द बुकर प्राइज फॉर बानु एंड दीपा. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज एंड दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड वेरियस स्टेट सर्विस एग्जाम. इससे पहले जो बुकर प्राइज मिला था वो डिफरेंट सर्विस स्टेट सर्विस एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला था. दैट वाज गिवन टू गीतांजलि फॉर हर बुक टोम्ब ऑफ सैंड. तो ऐसे क्वेश्चंस आगे भी आपको देखने को मिल सकते हैं बिकॉज दिस टाइम अगेन दिस प्राइज विच इज गिवन एनुअली टू अ single book that has been given to an Indian author, that is Banu, and the translator is Deepa Bhasti. तो इनको ये जो बुक जो प्राइज है वो दिया गया है. इंटरनेशनल बुकर प्राइज के बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं. 2005 में ये प्राइज स्टार्ट किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था और ये एनुअली दिया जाता है फॉर द ट्रांसलेशन इन इंग्लिश. ओरिजिनली जो बुक किसी भी लैंग्वेज में है उसको भी दिया जाता है एंड जब वो बुक ट्रांसलेटेड है इंग्लिश में उसको ट्रांसलेटर को भी ये प्राइज दिया जाता है. दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द बुकर प्राइज एंड द इंटरनेशनल बुकर प्राइज. जो बुकर प्राइज है वो सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनली जो बुक इंग्लिश में लिखी जाती है सिर्फ उसी को दिया जा सकता है. लेकिन अगर हम बात करें इंटरनेशनल बुकर प्राइज की तो ये किसी भी लैंग्वेज की बुक को दिया जाता है लेकिन वो बुक इंग्लिश में ट्रांसलेटेड होनी चाहिए. एंड यूके एंड आयरलैंड में भी वो बुक जिस साल वो प्राइज दिया जाना है उस साल तक उस यूके एंड आयरलैंड में ये पब्लिश हुई होनी चाहिए. तो ये थोड़ी सी प्री कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती हैं. राइट, सो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस आर्टिकल हियर. सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा that the book name of the book is Heart Lamp. इसमें कुछ खास बात है. सबसे पहली बार किसी कन्नड़ा ऑथर को ये जो प्राइज है दिया गया है. लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि ये सबसे पहली एक लेडी हैं जिनको लेडी ऑथर हैं जिनको फीमेल ऑथर हैं जिनको हमने ये प्राइज दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है. इससे पहले आई जस्ट टोल्ड यू कि गीतांजलि जो ऑथर हैं उनको भी उनकी बुक टोम्ब ऑफ सैंड के लिए जो बुकर प्राइज है वो दिया गया था. यहाँ पर क्या डिफरेंस है दैट शी इज द फर्स्ट कन्नड़ा ऑथर जिनको ये प्राइज मिला है. सेकेंड पॉइंट हियर इज पहली बार ऐसा हुआ है कि एक कलेक्शन ऑफ स्टोरीज को ये प्राइज मिला है. अदरवाइज क्या होता है एक पूरी बुक होती है उस पे एक थीम होती है, उस बुक को बुकर प्राइज दे दिया जाता है. राइट, फिक्शन पे दिया जाता है स्पेशली टू प्रमोट द फिक्शनल राइटिंग. तो यहां पर जो ये कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसी बुक को क्या दिया गया है, बुकर प्राइज दिया गया है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज. राइट, तो उस बुक का नाम क्या है, हार्ट लैम्प. तो आपको ये याद करना है कि जो बुक है हार्ट लैम्प ये कलेक्शन है 12 स्टोरीज का और इसके जो ऑथर है बानू, राइट, बानू मुस्ताक, उनको ये प्राइज दिया गया है. एंड उनकी जो इस बुक की जो ट्रांसलेटर है दीपा बस्ती उनको भी ये बुक मिला, उनको भी एक प्राइज मिला है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर 2025 एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. राइट, तो जो ये फर्स्ट विन है फॉर कन्नडा एंड फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द प्राइज दैट अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज हैज बीन ऑनर्ड. तो पहली बार ऐसा हमें देखने को मिला है. थीम इनकी किसके ऊपर है, मुस्लिम विमेन की लाइफ के ऊपर है कि क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करती हैं, क्या उनके साथ इश्यूज आते हैं वाइल लिविंग. तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा मुस्लिम विमेन मूव्ड बाय देयर लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफ पेन एंड सफरिंग इन पेट्रियार्कल सोसाइटी. तो पेट्रियार्कल सोसाइटी कैसे हैम्पर करती है ग्रोथ ऑफ विमेन, स्पेशली मुस्लिम विमेन, तो उसके रिलेटेड इसमें 12 स्टोरीज दर्शाई गई हैं. फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपको देखने को मिलेगा जैसे एक स्टोन स्लैब्स फॉर शाहिस्ता महल है, फायर रेन है, हार्ट लैम्प है. तो यहां पर कई सारी आपको जो स्टोरीज हैं मुस्लिम वुमेन की लाइफ पर, कैसे उनकी ग्रोथ को रोका जा रहा है, कैसे किसी लड़की की एजुकेशन को रोका जा रहा है एंड उसको हाउस होल्ड के काम सिखाए जा रहे हैं. राइट, या फिर उनको अपनी सिबलिंग का ध्यान रखना है जस्ट बिकॉज शी हैज टू टेक केयर ऑफ हर सिबलिंग, शी हैज टू गिव अप ऑन हर एजुकेशन. इस तरीके की यहां पर स्टोरीज दर्शाई गई हैं. एंड यहां पर एक ऐसा भी स्टोरी है नरेटर में कि ओ गॉड बी अ वुमन वंस. मतलब इसमें दर्शाया जा रहा है कि कैसे विमेन को जो सफर करना पड़ता है अपनी लाइफ में, वो थीम यहां पर आपको देखने को मिल सकती है. मैं बार बार आपको ये इसीलिए रिपीट करवा रही हूं ताकि आपको थीम याद रहे. सफरिंग, पेन एंड सफरिंग ऑफ मुस्लिम विमेन को स्पेशली यहां पर दर्शाया गया है इन जो कलेक्शन ऑफ स्टोरीज में है. साथ में यहां पर एक भी और जो आपको देखने को मिलेगा एक फ्रेज दिया गया है, राइट, ओन कल्चर, बोरोइंग अ फ्रेज फ्रॉम हर ओन कल्चर. यहां पर दर्शाया गया है कि कैसे जो बुक विनिंग मोमेंट है उसको कैसे यहां पर उन्होंने फील किया है. इट इज 1000 फायरफ्लाइज, मतलब 1000 फायरफ्लाइज इन द स्काई. मतलब क्या है कि उनको कैसे एक्सपीरियंस हुआ ये बुक मिलने के जो प्राइज है ये मिलने के बाद. तो इसको एक बहुत ही रिनाउंड एक
फ्रेज से उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है कि एक बहुत ही ब्रीफ, ब्रिलियंट एंड अटरली कलेक्टिव एक जो फीलिंग है, उनको इमोशन का एहसास हुआ है। प्लस यहां पर भी एक बहुत ही सुंदर, अगर आप डाइवर्सिटी सोसाइटी के क्वेश्चन में या किसी ऐसे के क्वेश्चन में आप जब आंसर लिखते हैं तो उसमें ये फ्रेज यूज कर सकते हैं। यहां पर बताया गया है कि जो ये प्राइज है ये अफर्मेशन है दैट वी एज इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी, मतलब हम इंडिविजुअल्स भी हैं, कम्युनिटी भी हैं, कैन थ्राइव, हम तभी थ्राइव कर पाएंगे जब हम अपनी डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस करते हैं, अपनी डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करेंगे एंड एक दूसरे को अपलिफ्ट करें, राइट? सो दिस कैन बी यूज्ड इन योर आंसर राइटिंग। दिस विल गिव अ वेरी वेरी गुड लाइक डेकोरेशन फॉर योर आंसर, राइट? यू कैन से दैट कि अगर आपको डबल लाइन, अंडरलाइन नहीं करनी है, अगर आपको अलग अलग कलर के पेन नहीं यूज करने, यू कैन यूज सच फ्रेजेस फॉर ब्यूटिफाइंग योर आंसर्स, राइट? अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। Just a second. Okay, now let's move on to the next article. This next article is related to BrahMos missile. As you can see that BrahMos missile has performed brilliantly in recent escalated situation between India and Pakistan. Now what we are doing is we are trying to develop a new variant, next generation variant, which will be specially air missile, right? जो air to surface missile है, although जो BrahMos missile है वो multi platform missile है, उसको आप कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं, कहीं से भी I mean कि आप उसको एयर से, लैंड से, सी से, कहीं से भी आप उसको लॉन्च कर सकते हैं। बट नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर लॉन्चिंग अ एयर वेरिएंट, न्यू नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट, जिसको आप एयर टू सरफेस मिसाइल में यूज करेंगे एंड इसको एक बहुत ही स्लीक एंड कॉम्पैक्ट डिजाइन दिया जा रहा है। ये क्यों किया जा रहा है? ताकि जो इसका जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, फॉर एग्जांपल तेजस जो कि एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में भी हम किसको माउंट कर सकें, ऐसी मिसाइल्स को माउंट कर सकें एंड अप्रोप्रिएटली हम अपने जो टारगेट्स हैं प्रिसाइजली उनको हिट कर सकते हैं, राइट? तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा द डेवलपमेंट ऑफ अ कॉम्पैक्ट development of a new compact air launched version of BrahMos supersonic cruise missile। तो BrahMos मिसाइल क्या है? सुपरसोनिक है एंड इट इज अ क्रूज मिसाइल। तो सुपरसोनिक का मतलब क्या होता है? दैट इट इज नियर अबाउट 3 times ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, और इफ यू वांट अ प्रिसाइज आंसर दैट इज 2.8 मैक जब स्पीड होती है तब हम उसको क्या बोलते हैं? सुपरसोनिक। 2 तरीके के मिसाइल्स होती हैं, क्रूज मिसाइल एंड बैलिस्टिक मिसाइल। बहुत ही बेसिक डिफरेंस होता है। बैलिस्टिक मिसाइल एक प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी फॉलो करते हैं, लेकिन जो क्रूज मिसाइल है वो हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करती है एंड ये कभी भी एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाती है। लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम फॉर यू हियर। जब हम बैलिस्टिक मिसाइल की बात करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, जब हम बैलिस्टिक मिसाइल की बात करते हैं तो यहां से अगर वो लॉन्च हुई है तो वो इस ट्रेजेक्टरी को फॉलो करती है, इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट क्रूज मिसाइल स्ट्रेट ट्रैवल करती है एंड इट हिट्स द टारगेट, राइट? तो ये बहुत ही इसकी स्पीड जो है फास्ट होती है, 2.8 मैक। यहां पर अगर हमने सुपरसोनिक बोला है, इफ वी हैव सेड दैट इट इज अ सुपरसोनिक मिसाइल, तो इसका मतलब क्या है? ये 2.8 मैक की स्पीड पे चलती है, राइट? जो क्रूज मिसाइल है वो मैंने आपको बता दिया, क्रूज एंड बैलिस्टिक में क्या डिफरेंस है, उनकी ट्रेजेक्टरी पे, उनका पाथ कैसा है, उसके ऊपर यहां पर डिफरेंस आता है। सेकेंड पॉइंट हियर इंपॉर्टेंट इज, जो ये ब्रह्मोस मिसाइल है ये इंडिजिनस नहीं है, ये एक जॉइंट वेंचर मिसाइल है बिटवीन इंडिया एंड रशिया। ये किस किस के बीच में जॉइंट है, जॉइंट वेंचर है? इंडिया एंड रशिया के बीच में ये जॉइंट वेंचर है। जब हम इंडिया और रशिया की स्पेशली बात करें तो इनके रिवर्स हैं बहुत फेमस। इंडिया की अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्रा है, ब्रह्मपुत्रा, एंड इफ यू टॉक अबाउट रशिया तो रशिया की जो रिवर है दैट इज मॉस्कोव। तो इसके ऊपर यहां पर क्या रखा गया है? ये नाम रखा गया है। तो यहां से ब्रह्मोस, ब्रह्मा इसका लिया है, ब्रह्मोस, ब्रह इसका लिया है, मोस इसका लिया है, तो ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो इंडिया और रशिया का एक जॉइंट वेंचर है। लेकिन ओरिजिनली जो इसकी रेंज थी दैट वाज 290 किलोमीटर। जब हमने इसको इनिशियली डेवलप किया था द रेंज परमिटेड वाज 290 किलोमीटर, लेकिन 2016 में हमने MTCR दैट इज मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम वो हमने साइन किया 2016 में, एंड उसके बाद वी वर एबल टू इंक्रीज द रेंज ऑफ दिस मिसाइल टू 450 किलोमीटर्स। और अब इसमें भी अब हम एडवांस्ड
स्टेज पर जा रहे हैं। दो डेवलपमेंट्स हो रही हैं ब्रह्मोस मिसाइल में। एक डेवलपमेंट है कि हम इसकी नेक्स्ट जनरेशन एयर टू सरफेस मिसाइल में एक नया वेरिएंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रह्मोस एनजी जिसको बोला जा रहा है, एंड इट विल बी माउंटेड ऑन द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जस्ट लाइक तेजस, एंड इट विल ऑल्सो बी सीन दैट जो नॉर्मल आपकी जो नॉर्मल नहीं जो ब्रह्मोस आपकी मिसाइल्स हैं, चाहे वो सी सरफेस से लॉन्च हो चाहे वो आपके लैंड से लॉन्च हो, तो वो उनकी जो रेंज है वो भी इंक्रीज करने की कोशिश करी जा रही है। वो भी अभी डेवलपमेंट स्टेज में है, प्रोग्रेस में है, एंड वो जो रेंज है वो हम कितनी एम कर रहे हैं, 800 किलोमीटर रेंज को हम एम कर रहे हैं, राइट। एक और इसमें पॉइंट इंपॉर्टेंट आ जाता है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो 2 स्टेज मिसाइल है, दैट इज इसमें क्या यूज होता है, सॉलिड फ्यूल सॉलिड प्रोपेलेंट यूज होते हैं। सॉलिड प्रोपेलेंट फर्स्ट स्टेज में यूज होते हैं एंड सेकंड में हम यूज करते हैं लिक्विड रैमजेट इंजन को, राइट। सो दीज ऑल इंफॉर्मेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुपरसोनिक आपसे कोई पूछे तो 2.8 मैक है, इसकी रेंज अभी फिलहाल हम देख सकते हैं 400 से 450 किलोमीटर्स है, लेकिन ओरिजिनल इसकी 290 किलोमीटर्स थी, एंड नाउ वी आर एडवांसिंग अप टू 800 किलोमीटर्स ऑफ द रेंज, राइट। अब हम एक बार आर्टिकल देख लेते हैं, आर्टिकल में क्या बात करी गई है। जो ब्रह्मोस है ये एयर लॉन्च वर्जन, इसका जॉइंट डेवलपमेंट किया जा रहा है इंडिया और रशिया के बीच में ही, राइट। एंड द रेंज ऑफ ब्रह्मोस ओरिजिनली 290 किलोमीटर थी, एंड जब हमने 2016 में MTCR साइन किया तो हमने इसको 450 किलोमीटर्स कर दिया है, एंड देन इसको एक्सटेंड करना चाह रहे हैं हम 800 किलोमीटर तक। ब्रह्मोस जो NG है, अब इसके बारे में जो नेक्स्ट जनरेशन है इसके बारे में बताया गया है कि स्लीक एयर लॉन्च्ड मिसाइल है, करंट वेरिएंट से कॉम्पैक्ट एंड स्लीक है, मतलब हैवी नहीं है, बहुत ही लाइट वेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लाइट वेट बनाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो हमारे ऑलरेडी लाइट वेट एयरक्राफ्ट्स हैं, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, अब लाइट का मतलब क्या है यहां पर, रोशनी का मतलब नहीं है, मतलब हल्का, हैवी नहीं होगा, राइट। तो जब भी अगर हम लाइट एयर कॉम्बैक्ट की बात करते हैं या लाइट एयरक्राफ्ट, लाइट मिसाइल्स, लाइट पेलोड की बात करते हैं, इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि उनकी एजिलिटी एंड मैन्यूवरेबिलिटी को हम मोल्ड कर सके, राइट। जितना ज्यादा हल्का कोई एयरक्राफ्ट होगा, जितना ज्यादा हल्का पेलोड होगा, अगर हल्का एयरक्राफ्ट है तो उसकी स्पीड एंड उसकी डायरेक्शन, उसको मैन्यूवर हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। हेवी एयरक्राफ्ट को मैन्यूवर करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन इफ द एयरक्राफ्ट इज लाइक तेजस that has high agility and high maneuverability and self protection के भी वो काबिल होते हैं। तेजस की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो ये 5th जनरेशन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पेलोड, तो अब ये पेलोड अगर यहां पर बहुत हल्का कर दिया जाएगा तो हो सकता है हम इसको लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में भी माउंट कर सके, सो दैट वी कैन फायर फ्रॉम अ नियर रेंज, ठीक है। हम वहां पर एक बहुत ही बॉर्डर्स के क्लोज जाके हम इस मिसाइल को फायर कर सकते हैं, ऑल्दो वी आर एक्सटेंडिंग द रेंज ऑल्सो, बट नाउ वी आर मेकिंग द नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट ऑल्सो, राइट। तो यहां पर ऑलरेडी जो अभी की जो टेस्टिंग चल रही है दैट इज करंटली माउंटेड ऑन सुखोई, जो आपका एयरक्राफ्ट है वहां पर माउंटेड है। लेटर ऑन वी आर थिंकिंग कि LCA तेजस पर भी हम इसको माउंट कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल इन दिस आर्टिकल। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल नाउ। टुडेज न्यूज़पेपर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहां पर और भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। लेट अस डिस्कस नेक्स्ट 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। सबसे पहले हम इस आर्टिकल की बात कर लेते हैं। दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट INSV, दैट इज इंडियन नेवी शिप वेसल कौंडिन्या, राइट। कौंडिन्या जो नाम पड़ा है इसका वो किसके ऊपर आया है, एक लेजेंडरी मरीनर है जिन्होंने इंडियन ओशियन से एंशिएंट टाइम्स में इंडियन ओशियन से साउथ ईस्ट एशिया का जो रूट है वो ट्रैवल किया था यूजिंग अ शिप, तो दैट इज वाई इस शिप का जो नाम है वो कौंडिन्या के नाम पर ही रख दिया गया है। ये जो पार्टी है ट्राइलेटरल जो ये आपका वेंचर है जो जॉइंट, इसमें ट्रीपार्टाइट, यहाँ पर ट्रीपार्टाइट एग्रीमेंट के थ्रू इसको बनाया गया है। ट्रीपार्टाइट किस किस के बीच में, दिस इज बिटवीन दी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, नेवी एंड होडी इनोवेशंस। तो इन्होंने मिलके ये जो वेसल है ये बनाया गया है। इसकी खासियत क्या है कि इसकी खासियत सबसे पहले तो जो इसका स्ट्रक्चर है, जो इसका ब्लूप्रिंट है वो हमें कहां से मिलता है, वो अजंता केव्स की केव नंबर 2 में एक शिप की पेंटिंग देखने को मिलती है, राइट। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अजंता पेंटिंग्स आल्सो लेटर ऑन, बट लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट
दिस आर्टिकल हियर, ठीक है। तो ये जो इसका स्ट्रक्चर है ये कैसे लिया गया है, कहां से लिया गया है, अजंता की केव नंबर 2 पेंटिंग से, यहां से हमने ये लिया है। इसमें खास बात क्या है कि इसको स्टिच किया गया है, वुडन प्लैंक्स को स्टिच किया गया है एंड देन इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड एंड इसको बहुत ही जल्द यहां पर जो ट्रांस ओशियनिक ट्रिप पर भी भेजा जाएगा। एंशिएंट एक रूट था इंडिया और अरेबियन पेनिनसुला, स्पेशली अगर हम बात करें गुजरात से ओमान के बीच में, तो अब इसको बहुत जल्दी एक ट्रिप पर भेजा जाएगा गुजरात से ओमान, तो ताकि ये हमारी नेशनल हेरिटेज को भी दर्शाएगा, साथ में हमारी जो स्किल्स हैं उनको भी दर्शाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर हम देखें कि जो ये मेथड ऑफ स्टिचिंग है बाय अ टीम ऑफ स्किल्ड आर्टिजन से केरला से, जिसमें जो मेन हेड रहे हैं इसमें आर्टिजन्स में वो हैं बाबू शंकरन हु वाज फ्रॉम केरला, एंड बहुत सारे महीनों के बाद इसमें जो वुडन प्लैंक्स हैं उनको स्टिच किया गया है, कॉयर रोप यूज किया गया है, कोकोनट फाइबर यूज किया गया है, नेचुरल रेजिन यूज किया गया है, तो बहुत ही एंशिएंट तरीके से इसको डेवलप किया गया है, दिखाया जाएगा, ये स्किल दिखाई जाएगी, एंशिएंट स्किल, जिसकी वजह से क्या होगा, हम इसको भेज पाएंगे, राइट, इसको लॉन्च कर पाएंगे। इट वाज लॉन्च्ड इन February 2025 एट गोवा। अब इसको भेजा जाने वाला है ओशियनिक ट्रिप पे। यहाँ पर आपको इस आर्टिकल में बताया गया है दैट इट विल बी सेंट ऑन द वॉयज along the ancient trade route from Gujarat to Oman scheduled in the later this year। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि although जो इसका एज सच मेकिंग का ब्लूप्रिंट नहीं था किसी के पास, राइट, जो ब्लूप्रिंट के नाम पे क्या था, एक 2 डायमेंशनल में फोटो थी, 2D फोटो है, फोटो भी क्या बोलेंगे आप उसको, अजंता पेंटिंग बोलेंगे, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री की पेंटिंग्स हैं, राइट। तो यहाँ पर एंशिएंट टाइम्स की पेंटिंग है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक 2D मैप 2D सिर्फ और फोटो एक पिक्चर देखने को मिलती है, उसी के बेस पर इसको बनाया गया है, राइट। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। तो इसकी वजह से आपके लिए अब अजंता पेंटिंग्स भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट अजंता पेंटिंग्स, तो अजंता पेंटिंग्स कहां लोकेटेड है, दे आर लोकेटेड इन द शायद्री रेंज, जस्ट अ सेकेंड, शायद्री रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट्स स्पेसिफिकली अगर हम स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र स्टेट में ये लोकेटेड हैं। बनाई कब गई थी, सबसे पहले तो ये क्या हैं, रॉक कट केव्स हैं, दे आर दी रॉक कट केव्स, ग्रुप ऑफ केव्स है, मतलब क्या है, यहां पर ये ग्रुप ऑफ 29 केव्स हैं, 29 केव्स में से 25 जो केव्स हैं वो यहां पर क्या हैं, विहाराज हैं, एंड 4 क्या हैं, चैत्याज हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेमोराइज इट कि 29 का जो ग्रुप ऑफ केव्स है उसमें 25 विहार हैं और 4 इसमें क्या है, चैत्याज है। चैत्याज मीन्स प्रेइंग होल्स एंड विहाराज आर दी रेजिडेंट्स फॉर दी मॉन्क्स, राइट। तो ये इनको बोलते हैं बुद्धिस्ट केव्स, दे आर ऑल बुद्धिस्ट केव्स, ठीक है। अब ये बनाई किस टाइम पर गई थी, तो सेकेंड सेंचुरी बीसी टू लगभग 6th सेंचुरी एडी तक ये इनमें डेवलपमेंट देखने को मिली थी। तो हम ये नहीं कह सकते कि स्पेशली हमें पता है किस राजा ने बनवाई थी, रेंजिंग फ्रॉम द गुप्ता पीरियड टू द वाकटका किंग्स, बहुत सारी डायनेस्टी के ड्यूरिंग ये डेवलपमेंट होती हुई हमें दिखी थी। तो इनकी जो केव नंबर, मैंने बोला आपको 29 केव्स हैं, तो केव नंबर 2 में आपको ये शिप की जो पेंटिंग है वो देखने को मिलती है। जो मेजर पेंटिंग्स यहां पर हैं वो फ्रेस्को स्टाइल में करी गई हैं। अगर हम बात करें फ्रेस्को स्टाइल, क्या होता है फ्रेस्को स्टाइल ऑफ पेंटिंग, जब आप दीवार पर म्यूरल पेंटिंग्स में स्पेशली फ्रेस्को पेंटिंग हम पढ़ते हैं तो दीवार पर जब वेट प्लास्टर होता है उसी के ऊपर जब आप प्लास्टर को सूखने भी नहीं दिया है, उसी के ऊपर आपने पेंटिंग शुरू कर दी है, उसको हम बोलते हैं फ्रेस्को स्टाइल ऑफ पेंटिंग। तो जो ये पेंटिंग्स है बुद्धिस्ट केव्स में, जो अजंता पेंटिंग्स हैं वो फ्रेस्को स्टाइल में बनाई गई हैं, राइट। जैसे कि केव नंबर 2 में और एग्जाम्पल, जातका पेंटिंग्स ज्यादा देखने को मिलती हैं। जातका पेंटिंग्स, जातका क्या है, जातका टेल्स हैं, ठीक है, लिटरेरी सोर्स में हम इसको जानते हैं। तो जातका स्टोरीज क्या हैं, किसी एक ऑथर की नहीं है, डिफरेंट मोंक्स ने इनको लिखा है। तो जातका टेल्स क्या होती हैं, प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धास के ऊपर जो कहानियां हैं, जो टेल्स हैं, जो स्टोरीज हैं, वो उनको हम क्या बोलते हैं, जातका टेल्स। तो डिफरेंट जातका टेल्स हैं, जैसे प्रभास टेल है, रुरु जातका है, प्रभास जातका है, शिबी जातका
है तो डिफरेंट जो जातकाज हैं वो इस केव नंबर 2 में दर्शाई गई हैं। और भी बहुत सारे पेंटिंग्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, जैसे केव नंबर 1 में आपको पद्म पानी जो बोधिसत्व है पद्म पानी उनकी पेंटिंग देखने को मिलेगी। इफ वी टॉक अबाउट केव नंबर 17 तो उसमें क्राइंग अप्सरा की आपको जो पेंटिंग है वो देखने को मिल सकता है। डाइंग प्रिंसेस केव नंबर 16 में आपको देखने को मिल सकती है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो यहाँ पर आपको पेंटिंग्स में याद करने पड़ते हैं व्हेन यू कवर इट इन दी आर्ट एंड कल्चर पार्ट फॉर GS1 एंड फॉर द प्रीलिम्स आल्सो, राइट। सो वी हैव डिस्कस्ड दिस आर्टिकल होलिस्टिकली। वी हैव आल्सो डिस्कस्ड कि अजंता पेंटिंग्स की क्या इंपॉर्टेंस है, अजंता पेंटिंग्स, अजंता केव्स की क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। तो महाराष्ट्र में ऑल्सो जो अजंता केव्स है ना उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया है। कब किया गया था? 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी उनको क्या किया गया है? इंक्लूड किया गया है, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ओके, दिस आर्टिकल इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये आर्टिकल बात करता है अबाउट द एशियाटिक लायंस। तो यहाँ पर सर्वे किया गया है पॉपुलेशन का ऑफ द एशियाटिक लायंस एंड ये बहुत खुशखबरी की बात है कि जो पॉपुलेशन है उसमें इंक्रीज देखने को मिला है बाय 32%। 5 सालों में ही 32% नंबर इंक्रीज किया है, राइट। तो यहाँ पर बोला गया है लाइन काउंट ग्रोज बाय 32% इन 5 years, एक्सपैंड्स बियॉन्ड प्रोटेक्टेड एरियाज। इसमें एक कंसर्न की भी बात है कि जो कोर एरियाज है, जो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं उसमें जो पॉपुलेशन है उसमें बड़ी है, लेकिन दे आर मूविंग आउट ऑफ द कोर एरियाज नाउ एंड इट माइट इंड्यूस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट इन द नियर फ्यूचर। ये यहां पर हमें देखने को मिल सकता है। तो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस आर्टिकल होलिस्टिकली। तो यहां पर डेटा ही दिया गया है। अगर आपको देखो इस ऐसे आर्टिकल से अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए तो कैसे आता है? प्रीलिम्स में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि रिसेंटली ओवर द 5 years या 10 years कॉन्टिन्यूअस डिक्लाइन इन द लायन पॉपुलेशन हैज बीन सीन। एंड जैसे आपको लगेगा कि जैसे एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, तो हो सकता है कि लायंस की पॉपुलेशन डेफिनेटली डिक्रीज कर रही हो। लेकिन इस टाइप के आर्टिकल्स आपको ये बताते हैं कि अगर ऐसी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिलती हैं कि कॉन्टिन्यूअस डिक्लाइन है तो वो गलत हो जाएगा, राइट। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिला है? पिछले 5 सालों में 32% तक का इंक्रीज देखने को मिला है। इफ वी टॉक अबाउट फीमेल पॉपुलेशन तो स्पेशली इंक्रीज देखने को मिला है उसमें 27% से, राइट। फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज होना मतलब क्या है? फ्यूचर में भी पॉपुलेशन इंक्रीज हो सकती है। ओके, तो यहां पर हम बात करते हैं स्पेशली जो ये जो एशियाटिक लायंस हैं वो इंडिया में सिर्फ और सिर्फ हम कह सकते हैं गिर नेशनल पार्क के आसपास ही लोकेटेड है। गिर नेशनल पार्क ओनली इन द स्टेट ऑफ गुजरात। ये अगर हम एक्सट्रीम स्टेटमेंट बोल रहे हैं तो भी एक्सट्रीमिटी में ये सही है। ओनली इन द स्टेट ऑफ गुजरात एंड दैट टू इन द गिर नेशनल पार्क। एंड ऑल्सो यहां पर एक और आपको नाम दिया गया है गिर नेशनल पार्क एंड पानिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पानिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ऑल्सो लोकेटेड इन गुजरात ओनली एंड ये जो आपका गिर लैंडस्केप है उसी के अंडर फॉल करती है, राइट। तो यहां पर ये सोर्स पॉपुलेशन यहां पर दिया गया है कि इसमें जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज ही हुई है। साथ में इन थ्योरी गुजरात कैन होस्ट अप टू 2000 लायंस बट इट इज दैट इज ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रे। तो यहां पर 2000 तक लायंस यहां पर सर्वाइव कर सकते हैं गुजरात में। लेकिन अब इसमें बात करी गई है कि जो टॉलरेंट है, लायंस आर टॉलरेंट एंड दोज हु लूज देयर एनिमल्स आर बीइंग कॉम्पनसेटेड। देयर इज ऑलवेज अ फाइन बैलेंस। तो यहां पर हमेशा जो लायन है वो एक की स्टोन स्पीशीज है। तो अगर लायन यहां पर है तो अगर उसका प्रे है, प्रे क्या करेगा? अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। तो लायंस जो हैं वो जनरली वीकर्स को ही खाते हैं, वीकर स्पीशी, वीकर पॉपुलेशन को ही खाते हैं। तो ये जो प्रे पॉपुलेशन है उसमें अडेप्टेबिलिटी को भी बढ़ाने की कोशिश करता है एंड दैट इज व्हाई दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पीशीज इन द एनवायरमेंट। हम बात करें एशियाटिक लायंस की। अच्छा, मैं बार बार एशियाटिक लायंस बोल रही हूं। एशियाटिक एंड अफ्रीकन लायंस दो तरीके के लायंस हैं। अगर हम बात करें अफ्रीकन लायंस तो दे विल बी डेफिनेटली लार्जर, क्योंकि हम पहले एशियाटिक एलिफेंट्स एंड अफ्रीकन एलिफेंट्स में भी डिफरेंस देख चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियोस। तो अब हम बात करें एशियाटिक एंड अफ्रीकन लायंस में, तो अफ्रीकन लायंस आर जनरली लार्जर। जो उनके मेन मतलब जो हेड के हेयर होते हैं वो भी उनके डेंसर होते हैं एंड लार्जर हेयर होते हैं। लेकिन उनकी जो स्किन है उस पर कोई भी हमें फोल्ड नहीं देखने को मिलता है। जिसमें एशियाटिक लायंस की अगर हम बात करें तो अंडर बेली फोल्ड देखने को मिलता है लायन की स्किन में, राइट। तो अगर हम एशियाटिक लायंस की बात करें तो उनकी जो मेन है, उनके जो बाल हैं दे आर शॉर्टर एंड दे आर नॉट डेंसर, दे आर स्पार्स, मतलब थोड़े से हल्के होते हैं इन कंपैरिजन टू द अफ्रीकन लायंस, राइट। लाइफ स्पैन की बात करें तो जो लायंस हैं एशियाटिक लायंस उनका जो लाइफ स्पैन है दैट इज समवेयर अराउंड 16 to 18 years। जेस्टेशन पीरियड की बात करें तो 3.5 to 4 months वेरी कर सकता है।
ऑन एन एवरेज 3.5 to 4 years रहता है, सॉरी 4 months रहता है. देन इफ वी टॉक अबाउट देयर हैबिट, तो ये क्या है, नॉक्टर्नल जो एनिमल है, रात में ही शिकार करना पसंद करते हैं. दे आर दी नॉक्टर्नल एनिमल्स. एंड इफ वी टॉक अबाउट दी फीमेल्स, तो फीमेल्स आर जनरली लाइटर, जो वेट है फीमेल्स का लाइटर होता है. इट रेंजेस फ्रॉम 120 to 180 kgs, वेयर एज जो मेल एशियाटिक लायंस है दे आर हैवियर, दे कैन रेंज अप टू 160 to 250 kgs तक रेंज जा सकती है मेल लायंस की. राइट, तो दिस वाज अ होलिस्टिक कवरेज अबाउट दिस. प्रोजेक्ट लायन भी शुरू किया हुआ है 2020 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था. एंड दिस वाज टू इंप्रूव द हैबिटेशन ऑफ लायंस इन स्पेशली कहां करेंगे, एक ही जगह पे लायंस पाए जाते हैं, तो गिर नेशनल पार्क, गिर लैंडस्केप में जो हैबिटेशन है उसको इंप्रूव करने के लिए प्रोजेक्ट लायन इंट्रोड्यूस किया गया था 2020 में. एंड इट्स का जो टाइम पीरियड है वो 10 साल का रखा गया है. एंड साथ में जो प्रोजेक्ट लायन है उसमें प्रॉपर मॉनिटरिंग को भी ध्यान में रखना है, प्लस जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी कम करने की कोशिश करनी है. इसका मतलब क्या है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट देखो आता कब है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट तभी आता है जब जो लायंस हैं उनका हैबिटेट है वहां पर कंपटीशन बढ़ना शुरू हो, मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो प्रे है वो कम हो रहे हैं, एंड उसकी वजह से वो फूड की सर्च में किधर और भी चले जाते हैं. ऑल्सो वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब यहां पर हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ लायंस, तो ग्रुप ऑफ लायंस को एक सिंपल वर्ड में बोला जाता है, दैट इज प्राइड, PRIDE, प्राइड बोला जाता है. तो अफ्रीकन लायंस का जो प्राइड है वो बड़ा होता है, ज्यादा नंबर ऑफ ग्रुप्स में रहते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ लायन के ग्रुप में रहते हैं. एंड अगर हम एशियाटिक लायंस की बात करें तो उनका प्राइड की जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी छोटी होती है, कम होती है. राइट, तो यहां पर वो प्राइड जो है जब वो मूव करता है, वो माइग्रेट करता है फ्रॉम द कोर एरियाज टू दी लेसर प्रोटेक्टेड एरियाज, तो उसकी वजह से क्या है, जो एक ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है वो हमें यहां पर देखने को मिलता है. ऑल्दो देयर आर सम कम्युनिटीज जो कि इसके साथ जो कंजर्वेशन ऑफ लायंस करते हैं, जो इनकी कंजर्वेशन में हेल्प करते हैं, उनके साथ कॉन्सोनेंस में रहते हैं. तो यहां पर आपको बोला गया है, देयर आर द कम्युनिटीज हु हैव बीन लिविंग विद लायंस आर टॉलरेंट विद दोज हु लूज देयर एनिमल्स आर बीइंग कंपनसेटेड. जो इनका बाय चांस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ, नॉट ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, एनिमल एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जब बढ़ता है तो जो ह्यूमन सेटलमेंट्स है वहां पे उनके एनिमल्स होते हैं उनको भी खा जाते हैं लायंस, तो उसके लिए उनको कॉम्पनसेट भी किया जाता है ताकि वो उनको हार्म ना पहुंचाएं. राइट, तो यहां पर अभी 2900 करोड़ जो प्रोजेक्ट है वो यहां पर उसकी फंडिंग को अप्रूव किया गया है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से फॉर प्रोजेक्ट लायन. एंड यहां पर कोशिश करी जा रही है कि हैबिटेट को हम कैसे इंप्रूव करें. राइट, हैबिटेट लार्ज होगा, हैबिटेट इंप्रूव होगा, प्रे बेस बढ़ेगा, तभी वो जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है उसको हम कम कर पाएंगे. एंड दैट इज हाउ वी कैन इंप्लीमेंट द गाइडलाइंस ऑफ द प्रोजेक्ट लायन. राइट, सो दिस वाज आल्सो अ वेरी होलिस्टिक डिस्कशन ऑन प्रोजेक्ट लायन. लायन, एशियाटिक लायन की बिहेवियर के बारे में भी हमने बात करा है, क्योंकि बिहेवियर के ऊपर जो स्पीशीज बिहेवियर है उसके ऊपर यूपीएससी आजकल क्वेश्चन पूछ रहा है. सो दैट इज व्हाई यू नीड टू कवर दीज एस्पेक्ट्स आल्सो. येस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट ऑलिव रिडले टर्टल. अगर आपने वो आर्टिकल नहीं पढ़ा है या आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो राइट नाउ गो बैक एंड वॉच दैट वीडियो. दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो आर्टिकल अपने आप में सफिशिएंट है फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑलिव रिडले टर्टल्स आर एंड अरिबिदा क्या है. ये सब आपको उस आर्टिकल में, उस वीडियो में बहुत अच्छे से बताया जाएगा. कल ही वो आर्टिकल आया था. ओके जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल नाउ. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. हालांकि ये बहुत होलिस्टिक आर्टिकल है, इस आर्टिकल को आपने खुद भी पढ़ना है. मैं बहुत बार आपको बताती हूँ वीडियोस में कि कुछ आर्टिकल्स होते हैं जो हम यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस कर लेते हैं. आर्टिकल में बेशक थोड़ा सा कम दिया होता है लेकिन हम यहाँ पर ज़्यादा डिस्कशन कर लेते हैं. लेकिन कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो आर्टिकल अपने आप में सफिशिएंट है. यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर एल्स टू अंडरस्टैंड दैट आर्टिकल. राइट, वेरी वेरी होलिस्टिक आर्टिकल, वेरी नाइस अप्रोच. एक क्रिटिकल अप्रोच आपको दी जाती है कि अगर आप एक तरीके से सोच रहे हैं, एक ढंग से सोच रहे हैं, तो एक दूसरा तरीका भी हो सकता है सोचने का. ऐसे आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली फॉर योर एग्जाम, स्पेशली फॉर योर एसे पेपर. ठीक है, एसे पेपर में डायरेक्टली आपको ये स्टेटमेंट देखने को मिल सकती है, कैन वाटर बी यूज्ड एज वेपन व्हेन देयर इज अ एस्केलेटेड सिचुएशन, वॉर लाइक सिचुएशन बिटवीन टू कंट्रीज. तो क्या यहां पर आप इस वाटर को यूज कर सकते हैं. इस आर्टिकल में बहुत ब्यूटीफुली बताया है. पहले तो इंडस वाटर ट्रीटी का जो हिस्ट्री है उसके बारे में डिस्कशन किया है, एंड देन उसके बारे में बताया है कि इंडिया
इंडिया की इमेज के ऊपर क्या यहाँ पर बात आ सकती है, तो इंडिया को हमेशा से एक रिस्पॉन्सिबल नेशन की तरह से ही कंसिडर किया जाता है, लेकिन जब इंडिया एक बेसिक एमिनिटी दैट इज वाटर को अगर यूज करेंगे अगेंस्ट द अदर नेशन टू कॉम्बैट टेररिज्म, तो यहां पर बोला जा रहा है कि उसकी जो इमेज है रिस्पॉन्सिबल नेशन की उसके ऊपर आंच आ सकती है एंड जो लीगैलिटीज हैं उसको फेस करना पड़ सकता है, बिकॉज वाटर इज अ बेसिक ह्यूमन राइट। जब यहां पर यूएन, वर्ल्ड बैंक एंड वियना कन्वेंशन सब जब यहां पर अप्लाई होंगे तो लीगली शायद से इंडिया को यहां पर बाउंड किया भी जा सकता है। ओके तो यहां पर यही बात करी गई है। सबसे पहले व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ द ट्रीटी, तो पहले जब 1947 के पार्टीशन के बाद जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है उसको ऐसे ही छोड़ के चले गए थे ब्रिटिशर्स, एंड देन उसके बाद 1948 में इंडिया ने फिर से एक बार पहले भी पानी रोका था, देन उसके बाद 1960 में वर्ल्ड बैंक के मीडिएशन से हमने ये ट्रीटी साइन की थी 1960, एंड इट हैज सीन वेरियस वॉर्स। 1965 की अगर हम बात करें तो जैसे हम यहाँ पर बोल सकते हैं 1965 का वॉर है, 1971 का वॉर है, 1999 का वॉर है, ये सभी वॉर्स के टाइम पर भी एनुअल मीटिंग भी हुई है एंड इंडस वाटर ट्रीटी को कभी भी विदहोल्ड नहीं किया गया है, कभी भी अबेंस नहीं किया गया है, कभी भी यहां पर होल्ड पर नहीं रखा गया है। लेकिन इस बार यहां पर क्या है कि जो पहलगाम अटैक है, पहलगाम टेरर अटैक है, उसके ऊपर अब कॉम्बैट करने के लिए, उनके ऊपर अब यहां पर एक्शन लेने के लिए इंडिया की तरफ से जो डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर ट्रीटी वाटर का वो उसको अब विदहोल्ड किया गया, अबियंस में रखा गया, राइट। तो इफ वी टॉक अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी तो उसमें जो वाटर जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें यहाँ पर बताया गया है कि जो ईस्टर्न रिवर्स हैं जैसे RBS, रावी, ब्यास, सतलुज, दीज आर फॉर द कंजम्पशन ऑफ इंडिया, एंड अगर हम बात करें CJI दैट इज चेनाब, झेलम एंड इंडस, वो दी गई है पाकिस्तान को, और इंडिया इनको नॉन कंजम्पटिव मैटर्स में, मतलब हम पानी को यूज नहीं कर सकते हैं, अगर अदरवाइज अगर हमें अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बनाने हैं वी कैन यूज इट, राइट। तो हम उसको ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। यहाँ पर आपको दो नाम देखने को मिलेंगे, किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ऑन द रिवर झेलम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली पूछा जा सकता है क्योंकि अब इंडस रिवर किस में थी, न्यूज में थी, सो दैट इज वाई नेक्स्ट प्रीलिम्स में या फिर आपको अब की बार मेंस में ये पूरा टॉपिक ही देखने को मिल सकता है, राइट। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में प्रोजेक्ट्स हैं जैसे किशन गंगा है झेलम पर, रतले जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है वो है चिनाब पर, वो ऑलरेडी यहाँ पर उसके ऊपर कई बार सवाल उठाए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से, एंड मोस्टली हमेशा ही क्या है इंडिया के फेवर में ही जो जजमेंट है वो आई है। लेकिन यहां पर कुछ और भी जो आपको हम कह सकते हैं एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि दूसरे सिर्फ एशिया में है क्या ऐसा वाटर डिस्प्यूट, नहीं, आपको यहां पर दूसरा डेन्यूब रिवर के ऊपर भी बात करी गई है। डेन्यूब रिवर जहां पर हंगरी और चेकोस्लोवाकिया के बीच में डेन्यूब रिवर जो कि फॉल करती है ब्लैक सी में, तो यहां पर इनके ऊपर भी डिस्प्यूट रहा था। दूसरा एग्जाम्पल यहां पर दिया गया है मेकोंग रिवर का, मेकोंग रिवर विच इज द रिवर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड स्प्रेड थ्रू आउट दी, उसका जो एरिया है दैट इज लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, सब जगह ये वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट यहां पर चल रहा है, वो भी अगर यहां पर सॉल्व हो सकते हैं। इसमें यही बोला जा रहा है कि इन बोथ द केसेस सेंट्रल लेसन वाज, सेंट्रल लेसन क्या मिला है हमें इन डिस्प्यूट से, आपको ये डिस्प्यूट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको ये एग्जांपल बेशक आप कोट कर सकते हैं इन योर आंसर राइटिंग। मेकोंग को आप कोट कर सकते हैं, आप डेन्यूब रिवर के डिस्प्यूट को कोट कर सकते हैं। व्हेन नेशन रिट्रीट इनटू यूनिलेटरलिज्म, जब यूनिलेटरली आप कोई डिसीजन लेते हैं, क्योंकि अब की बार बोला जा रहा है इंडिया ने यूनिलेटरली ये जो डिसीजन है वो लिया है, एंड यूनिलेटरल डिसीजन यहां पर नहीं माना जा सकता जब एक मीडिएटर की हेल्प से दो कंट्रीज ने कोई ट्रीटी साइन करी है। वर्ल्ड बैंक वाज द मीडिएटर, वर्ल्ड बैंक को कई बार यहां पर आना पड़ा है, एंड हो सकता है अब की बार भी वर्ल्ड बैंक कोई एक्शन ले इंडिया के ऊपर, राइट। तो यहां पर बोला है जब भी कोई नेशन यूनिलेटरली कोई ट्रीटमेंट कोई डिसीजन लेता है किसी ट्रीटी में, रिजल्ट इज स्टेलमेट और एस्केलेशन, हमेशा रिजल्ट एस्केलेशन में ही गया है। बट व्हेन लीगल एंड डिप्लोमेटिक चैनल्स जब यहां पर प्रिजर्व किए जाते हैं, बातचीत करके जब कोई मुद्दा सॉल्व हो सकता है, तो उससे हमेशा हमेशा जो डीप रूटेड जो डिस्प्यूट्स हैं वो भी यहां पर सॉल्व होते हुए दिखे हैं। ये दो एग्जांपल्स यही बताते हैं। तो यहां पर यही है कि जब हम अगर क्या कर सकते हैं, व्हाट शुड बी डन, तो यहां पर बहुत ब्यूटीफुली बताया गया है कि जैसे इंडिया ऑलरेडी अपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स यहां पर यूज कर ही रहा है, किशन गंगा एंड रतले, तो यहां पर बोला जा रहा है कि IWT स्टैंड्स एज अ रेयर मॉन्यूमेंट
गोइंग टू कॉपरेशन इन अदरवाइज फ्रैक्शन रिलेशनशिप, जो ऑलरेडी टूटे फूटे रिश्ते हैं हमारे, उसमें एक तरीके से मॉन्यूमेंटल कॉपरेशन का एग्जाम्पल है इंडस वाटर ट्रीटी। एंड अगर हम इसको भी विद होल्ड कर देंगे तो इट इज गोइंग टू हार्म द इमेज ऑफ इंडिया एज अ रिस्पॉन्सिबल नेशन। इट डेमोन्स्ट्रेट्स कि कैसे एडवर्सियल कॉन्टेक्स्ट में नेशन कैन एग्री टू शेयर वाइटल एंड सेक्रेड थिंग दैट इज वाटर। बोला जा रहा है कि ऐसे एडवर्स सिचुएशन में भी कैसे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको आप यूनिलेटरली ना डिसीजन लेके आप क्या कर सकते हैं, आप फिर भी जो सेक्रेड माना जाता है, जो बहुत ही यूजफुल माना जाता है, बेसिक राइट मानी जाती है वाटर, उसको शेयर करते रह सकते हैं। दूसरी तरफ से आप एक्शन ले सकते हैं, बट वाटर जैसी चीज को आप यहां पर नहीं रोक सकते हैं। टू अनडू दैट वुड नॉट अंडरमाइन डेकेड्स ऑफ डिप्लोमेसी बट आल्सो सेट अ डेंजरस प्रेसिडेंट। कि अगर आपने वाटर शेयरिंग के ऊपर बात लाई तो इससे एक तो डिप्लोमेसी तो हार्म होगी ही होगी, जो इतने सालों से आप अच्छी बातचीत करते आए हैं, आप अपनी तरफ से एक रिस्पॉन्सिबल नेशन की तरह बिहेव करते आए हैं, वो तो हार्म होगी ही होगी। एंड एक डेंजरस प्रेसिडेंट एक एग्जाम्पल दिया जा सकता है, पूरी दुनिया को ये समझ में आ सकता है कि अच्छा ऐसे यूनिलेटरली हम एक्शन ले सकते हैं। तो दैट इज व्हाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विल हैव टू मीडिएट दिस टाइम सो दैट इट डज नॉट सेट एन एग्जाम्पल फॉर एंटायर वर्ल्ड, क्योंकि हो सकता है कोई दूसरा नेशन भी इसको एग्जाम्पल लेके वाटर शेयरिंग को रोक सकता है। राइट तो यहां पर बहुत बार बोला गया है कि जो वाटर शेयरिंग है उसमें यूनिलेटरली क्या आप एक्शन ले सकते हैं। अगर यहां पर हम देखें तो जो अगर मीडिएशन का ऑप्शन नहीं है इंडिया के पास। अब इंडिया क्या कोट करता है कि शिमला एग्रीमेंट के बाद हमने 1970s में जो हमने साइन किया था शिमला एग्रीमेंट, मतलब जिसमें हमने ये साइन किया था कि जो भी डिस्प्यूट्स होंगे वो पाकिस्तान एंड इंडिया मिलजुल कर ही उसको सॉल्व करेंगे। राइट तो यहां पर यही बोला गया है कि जो शिमला एग्रीमेंट है वो इंडस वाटर ट्रीटी पे नहीं अप्लाई करता, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी पहले हो चुकी है एंड उसमें तो मीडिएशन आपने लिया ही लिया है। तो अब उस मीडिएटर को आपके पास चॉइस नहीं है कि मीडिएटर को हटा दो, यहां पर तो मीडिएशन होगी ही होगी। तो अब देखना है इन द नियर फ्यूचर क्या होता है, बट दिस आर्टिकल विल गिव यू अ डेप्थ नॉलेज, इन डेप्थ थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग फॉर योर आंसर राइटिंग। राइट सो दैट्स ऑल इन टुडेज डिस्कशन। लाइक द वीडियो, share the video, subscribe the channel. Thank you and have a nice day.